अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने पेशावर में बैठकर अनाउंस कर दिया कि वो 25 मई को दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेंगे और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो अगला लाहे अमल बताएंगे। आज भी बल्कि हम फवाद चौधरी साहब को सुन रहे थे, उनका भी यही ख्याल था कि जब पहुंचेंगे तो उसके बाद हम फैसला करेंगे कि किधर चलना है, या वहीं बैठना है या फिर आगे बढ़ना है। और फिर डिमांड्स पे डिमांड्स आती जाएंगी कि फौरी तौर पर जो डिसॉल्व की जाएं असेंबलीज और इंतखाबात जो अनाउंस किए जाएं। दूसरी जानिब पहले जो वफाकी हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत जो थी हमारी वफाक में, वो कुछ कशमकश का शिकार थी कि क्या करना चाहिए। पिछले दिनों से कुछ दिनों से बल्कि अपने ही उनके लोग ये कह रहे थे कि अभी तक कुछ नहीं मालूम कि हो सकता है अनाउंस कर दें केयर टेकर सेटअप और उसके बाद हम फौरी तौर पर मुशावरत शुरू कर दें केयर टेकर सेटअप पर और हम बजट ना दें, क्योंकि मुश्किल फैसले हम नहीं लेना चाहते और मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे क्योंकि IMF का अगर प्रोग्राम ऑन बोर्ड रखना है। तो उस हवाले से काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की आरा आ रही थी जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन अब हमने सुना ये है और बाकायदा ज़राए के हवाले से ये तमाम जगहों पे ये ख़बरें चली भी और किसी ने तरदीद नहीं कि हुकूमत का मुश्किल फ़ैसले लेने का फ़ैसला। और इसके बाद हुकूमत ने यह भी फैसला कर लिया है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, यानी कि अगस्त 2023 तक ये हुकूमत रहेगी। उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर आम इंतखाबात होंगे। अब यहां से ही आज से ही इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, जिसको उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया है, तो इसका मतलब है कि अब जो है मामलात गड़बड़ हो सकते हैं, टकराव हो सकता है। और इसी की तैयारी के लिए हमने आज सुना कि 22,000 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इस्लामाबाद को सिक्योरिटी देंगे। तमाम सूबों से रिजर्व फोर्सेस भी बुला ली हैं और तकरीब कहा यह जा रहा है कि 15,000 जो हैं वो शेल, जो ये टीयर गैस शेल्स भी मंगवा लिए गए हैं। जेहलम पे भी रास्ता बंद करना शुरू कर दिया, कंटेनर्स उतरवा के रखे, जहां के बाद वहां उस वाक़े के बाद कंटेनर्स के जो ट्रक्स के थे उनके ड्राइवर्स ने एहतजाज भी किया कि इन कंटेनर्स में पेरिशेबल आइटम्स हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो खुदारा हमें जाने दें। लेकिन अब उसका नहीं मालूम कि उस पर क्या फैसला हुआ, लेकिन कंटेनर्स रखने शुरू कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि 2 सिक्योरिटी प्लान्स हैं। एक तो ये कि तमाम शहरों से जो इस्लामाबाद को रास्ते हैं उनको चेक किया जाएगा, कंटेनर्स लगा के बंद किया जाएगा। जहां पे अटक में भी कहा जा रहा है कि हम ब्लॉक करेंगे, क्योंकि पेशावर से इमरान खान साहब एक बड़ी तादाद के साथ इस्लामाबाद का रुख करेंगे और उनको प्लान यही है कि उनको अटक से आगे ना आने दिया जाए। अगर अटक से आगे आ जाते हैं तो श्रीनगर से आगे ना आने दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है, मुश्किलात हैं। फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू की, शेख रशीद साहब के घर लोग पहुंच गए सरकारी गाड़ी में। कहते हैं कि 4 गाड़ियां थीं और लेफ्ट राइट पे 2-2 गाड़ियां खड़ी थीं उनको अरेस्ट करने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर इत्तेहादी हुकूमत के लीडर्स फैसला कर लें तो मैं इन PTI के लोगों को घरों से निकलने ना दूं। मुश्किल फैसला ये करना है कि पेट्रोल की सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी है, पेट्रोलियम सेक्टर की सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी है, गैस बिजली की सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी है। और अगर IMF नहीं मानता तो फिर मुश्किल फैसले ये करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर उनको 1 साल चाहिए मामलात को ठीक करने के लिए। और ये भी कहा है कि डिक्टेशन नहीं लेंगे, इंतखाबात का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब आपके वक्त का। हैदर जमान कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कमल शौजब साहिबा ने हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करना था, चलें अभी हमारे साथ वो नहीं है। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब से शुरू करना चाहूँगा। चौधरी जाफर इकबाल साहब, पिछले कुछ दिनों से कुछ थी इसी किस्म की बातें, कोई हलचल चल रही थी। कभी ये सुनने को मिल रहा था कि जी केयर टेकर सेटअप अनाउंस होने जा रहा है, कभी ये हम सुन रहे थे कि जी अगर हम बजट देंगे तो फिर अगला बजट भी हम देंगे, और अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर हम ये बजट भी नहीं देंगे, क्योंकि मुश्किल फैसले हैं, आवाम में ये मुश्किल फैसले लेके नहीं जाया जा सकता। लेकिन फिर अब शायद ये फैसला किया गया है
کہ مشکل فیصلے کریں گے اور پھر دنیا کو بتائیں گے بھی کہ یہ اس لیے ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ایک تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اسی طرح بڑھ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے جو سبسڈیز دی تھیں ان کے لیے فنڈنگ موجود نہیں تھی، اس وجہ سے ہمیں اب یہ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت یہ برڈن اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہتی اور یہ مشکل فیصلے لے کر پھر ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو چوہدری صاحب کیا ہے، کیا ایکچول کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر صاحب بہت شکریہ۔ کہانی بہت سادہ ہے کہ ایک صاحب نیا پاکستان بنانے کا وعدہ لے کر آئے تھے، تبدیلی کا وعدہ لے کر آئے تھے، اور بہت ساری ترقی کرنی تھی۔ وزیر اعظم نے سائیکل پہ جانا تھا، یونیورسٹیاں بننی تھی، گورنر ہاؤس پارک بن جانے تھے، 50 لاکھ گھر بننے تھے، کروڑوں نوکریاں تھیں، اور وہ اپنی کابینہ تک نہ بنا سکے 4 سال میں۔ بہت سہانے خواب دکھائے گئے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان نالائکوں نے کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں، ایک تو یہ نا کہ آپ بہتر نہیں کر سکے، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جو تنزلی کی طرف نہ گیا ہو۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، عدم اعتماد والا فیصلہ مشکل تھا۔ پتا تھا اتحادیوں کو کہ معیشت کی کیا صورتحال ہے، پتا تھا انتظامی ڈھانچے کی کیا صورتحال ہے، پتا تھا ہمارے پاس ریزروز کتنے ہیں، پتا تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم عمران خان نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یس، وی ور ویل اویئر آف دیٹ، اور ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی کیا، مرکز کے اندر بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایک کولیشن گورنمنٹ ہیں، اور ہمیں سب کو ساتھ ملا کے اور ایک کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلنا ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے میں جب تاخیر ہوتی ہے، بہت ساری باتیں نکلتی ہیں اور بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ حکومت کہیں جا رہی ہے، نہ ہم مشکل فیصلوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جس سے عام آدمی کی زندگی کے فرق پڑے۔ ہم عمران خان صاحب کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آٹا سستا کرنے نہیں آئے تھے، ہم مفت دوائیاں دینے نہیں آئے تھے، ہم یہ کام کرنے نہیں آئے تھے۔ ہم وہ سارے کام کریں گے جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے، ایک رکشہ چلانے والے سے لے کے ایک مل چلانے والے کی، ایک کسان سے لے کے اور ایک فلور مل یا شوگر مل والے کی۔ ہم سب کے مسائل کو سامنے رکھیں گے، ان کا ادراک بھی ہے، ان کا حل بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے اندر کیپیبلٹی اور کیپیسٹی بھی ہے۔ صحیح۔ چوہدری صاحب ایک چیز اور بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں عوام پر بوجھ نہیں پڑے گا، اگر آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں، سبسڈیز وڈرا کرتے ہیں، تو وہ تو بہت مشکل اور ٹف فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب نے اسی طرح زور دیے رکھا اور حالات سے تنگ آ کر آپ لوگوں کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس کرنا پڑا بجٹ دینے کے باوجود، تو پھر تو آپ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے ضمیر صاحب، ہم نے 13 14 14 15 15 16 یہ 3 آئی ایم ایف کے پروگرام لیے اور کیے، اور آپ ذرا دیکھیے وہ میاں نواز شریف نے اپنی شرائط پہ لی، آئی ایم ایف کی شرائط پہ نہیں، اور بالآخر 2017 میں خیر بات بھی کہا، اللہ حافظ بھی کہا، اور آخری بجٹ ہم نے ان کے پروگرام کے بغیر دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایک پروگرام اٹھائیں اور بتائیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ کام کیا گیا؟ نہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ ہم نے کیا، اس کے مطابق چلے۔ ہم جو کام کریں گے ان کی ذمہ داری لیں گے، ہم عمران خان صاحب کی طرح بھاگنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم کسی دوسرے کے اوپر ڈالنے والے ہیں۔ ہم عام آدمی کی بہتری کے لیے فیصلے کریں گے، سبسڈیز دیں گے، کہاں سے دینی ہے اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ چلیں، حیدر زمان قریشی صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے پریشانی دور کی ہے اپنے اتحادیوں کی، اور کیونکہ سب سے زیادہ جو اس وقت اپوزیشن ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مزے تو صرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، پریشانیاں تو سب سے زیادہ جو کندھوں پہ پڑی ہیں وہ پی ایم ایل این کے کندھوں پر پڑی ہیں۔ لیکن کل کے اتحادی لیڈرز جو کیا اجلاس ہوا، اور اس کے بعد آج بھی جو میاں صاحب سے رابطہ ہوا، میاں صاحب نے پی ایم ایل این کی پارٹی، اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب حالات قابو کر لیں گے، اور زرداری صاحب نے ایشورٹی بھی دی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کو یہ ایشورٹی کہاں سے ملی، ذرائع کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کسی اہم شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ایشورٹی دی۔ دوسری جانب عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بھی لوگ ہیں آپ لوگ نیوٹرل رہیں، تو کیا ایشورٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب، آپ کا انٹرو
काफ़ी जामे था और यकीनन ये तशनगी है और मीडिया में भी है, इकोनॉमिक मैनेजर्स को भी है, स्टॉक एक्सचेंज और जो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं लोग। देखिए, इकोनॉमी की हालत तो वाकई बहुत ख़राब थी और जितनी नज़र आ रही थी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट राइजिंग अप टू द चैलेंज। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब दोस्तों को, साथियों को कन्विंस किया इस अदम एतमाद के लिए, हम तो चाह रहे थे 1-1.5 साल पहले हो जाए, लेकिन कंसेंसस इन एनी केस फरवरी मार्च में हुआ आके। तो हमें मालूम था कि बहुत सारी चीज़ें हैं और IMF से जो प्रोग्राम डीरेल हुआ, बावजूद इसके कि हुकूमत ने फरवरी में एक मिनी बजट दिया, 350-400 अरब के टैक्सेस लगाए और उसमें कमिट किया कि हम PDL जो 30 रुपए है उसको करेंगे और बिजली को बढ़ाएंगे 5 और 5 10 रुपए बढ़ाएंगे, बहुत सारी एग्जेम्पशंस खत्म करेंगे। ये सब कुछ उन्होंने एग्री किया, लेकिन पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी कश्ती डूब रही है, तो उन्होंने अनफंडेड सब्सिडी ये रख दी लैंड माइन की सूरत में और भी बहुत सारे इकदाम किए। अब यूनिटी गवर्नमेंट जिसका हम हिस्सा हैं, हम समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की पार्लियामान ने और लोगों ने इसीलिए ये वोट दिया है कि एक नाअहल, नाजायज और एक इनकेपेबल टीम थी जिसने 4 साल इस हुकूमत को करके इस पाकिस्तान को किस्म के क्राइसिस में डाला है। अब फैसले करने का टाइम है। यकीनन IMF से एक इनिशियल राउंड हुआ मुज़ाकरात का, फिर लीडरशिप से डिस्कशन हुई और एक कंसेंसस के तहत हम ये समझते हैं कि हमें मुश्किल फैसले लेने हैं। और IMF आपको ये नहीं कहता ज़मीर साहब के आप ये चीज़ बढ़ाएं, ये चीज़ ना बढ़ाएं। वो आपको एक ब्रॉडर पैरामीटर देता है कि आपने अपना डेफिसिट कम करना है, अपने अखराजात को घटाएं, अपनी ट्रेड डेफिसिट को कम करें, सब्सिडीज को एलिमिनेट करें। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं और उमरा हैं और ऐसे लोग हैं जो उतना टैक्स नहीं हो रहे। तो हमें देखना ये है कि बिल्कुल हमने टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, हमने डेफिसिट को कम करना है। 9% डेफिसिट के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर सकती। हमें टैक्स टू GDP रेशियो जो 9% पे आ गया है, जो 11% 12% पीपल्स पार्टी के टाइम और नून लीग के टाइम पे था, उसको बेहतर करना है। और इन सब चीजों के लिए आपको मेजर्स लेने हैं। और मैं 3-4 चीजें आपको मोटी मोटी बताता हूं ताकि आपको ये तसल्ली हो कि हमें मालूम है। देखिए, पेट्रोल पे हैदर जमान कुरैशी साहब, मैं आप ही से जानना चाहता हूं, अभी नेशनल जो अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने जो फिगर्स फाइनलाइज किए हैदर जमान कुरैशी साहब, वो ये थे कि 6%, 5.97% इस दफा ग्रोथ है और पिछली दफा की भी जब रिवाइज किए तो 6% ग्रोथ है और तमाम दीगर शोबों में ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो ये किस तरह कह सकते हैं कि जी बिल्कुल लैंड माइन्स बिछा के गए हैं? 5.9% PML नवाज के टाइम पे भी ग्रोथ थी जनाब। और अगर आपको याद हो उस वक्त ट्रेड डेफिसिट, यू सी, देखिए जब आपका ट्रेड डेफिसिट उस वक्त भी 19 अरब डॉलर था और इस वक्त तो कोई उससे भी कहीं ज्यादा तजावज करने जा रहा है, तो आपके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास, वो 1 से 1.5 अरब डॉलर इन 4 हफ्तों में कम हो गए और 1.25 अरब डॉलर हर मंथ कम हो रहे थे फरवरी से। और ये 12 अरब भी जो पड़ा था उसमें से 6 अरब प्राइवेट पाकिस्तानी का है और 6 अरब स्टेट रिजर्व्स हैं। तो जब आपके पास डॉलर नहीं मौजूद खजाने में और हम एक चेक्ड ग्रोथ पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन है वो उसको सस्टेन नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी ग्रोथ है इंपोर्ट हो के मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आपका रॉ मटेरियल बेशतर जो आपकी एक्सपोर्ट में भी यूज होता है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल, वो भी इंपोर्ट होता है। तो वी नीड टू हैव, ज़मीर साहब, इनफ डॉलर्स टू सस्टेन द ग्रोथ। अब आपको ग्रोथ को कर्टेल करना पड़ेगा। साथ ही आप देखिए कि आपकी इस वक्त जो कोर इन्फ्लेशन है वो 15% से ज्यादा तजावज कर गई है। और अगर आप ये सब चीजें, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करते हैं, यूटिलिटीज बढ़ाते हैं, तो ये तो 25% से ऊपर इन्फ्लेशन चली जाएगी। सो द सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। वो नेशनल अकाउंट कमेटी जो है वो बात कर रही है, वो जरूर करें। बट आपने सवाल किया और आपके नाज़रीन को ये बताना जरूरी है कि वी हैव अ प्लान एंड द प्लान इज एज फॉलोज। वी हैव टू टैक्स द रिच, वी हैव टू टेक अवे द एग्जेम्पशंस। उसमें बहुत बड़े ऐसे सेक्टर हैं, रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, जो बिलियंस बनाता है, कंट्रीब्यूट नहीं करता। बिल्कुल हम एक्चुअली बिल्कुल टोटली हम इकोनॉमी डिस्कस करने की तरफ चले गए हैं, लेकिन बात यह है कि मुश्किल फैसले अगर लेते हैं और जिसका बर्डन आम आदमी पर अभी बहुत ज्यादा है,
जो घी लेने जाता है उसको अब समझ नहीं आ रही, जो 1700 या 1600 रुपए का 5 किलो था अब वो 2400 से भी तजावुज कर चुका हुआ है, 2500 से भी तजावुज कर चुका हुआ है, और इसी तरह तमाम चीजों की कीमतें इसी तरह बढ़ रही हैं। तो अगर डीजल और पेट्रोल की सब्सिडीज विड्रॉ हो, जी सॉरी मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, आटे पे, घी पे, चीनी पे ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने मैसिव सब्सिडी दे दी है, और हम जो है यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी को भी डबल या क्वाड्रुपल करेंगे। इसके अलावा BISP के जरिए, राशन कार्ड के जरिए, जो पाकिस्तान में दुनिया में सबसे बेहतर, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट, वी हैव द बेस्ट डेटाबेस अवेलेबल विद नादरा। हम इसको लिंक करके विद द CNIC, मतलब हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपका कहने का मतलब यह है, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि मुश्किल फैसले तो होंगे लेकिन वो आम आदमी को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर वो मुश्किल तो ना हुए ना। चौधरी साहब, मुझे ये बता दें कि जिस तरह हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने भी कहा कि, और तमाम आपकी लीडरशिप भी कह रही है कि जी मुश्किल फैसले हैं लेकिन हम लेंगे, और फिर हम मतलब इनको ओवरकम भी करने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि मुश्किल फैसले लेके तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने चाहिए होगा इस इकोनॉमी की जो सूरत हाल है इसको टर्न अराउंड करने के लिए। तो इतना अरसा आपको मिल जाएगा कि इमरान खान साहब इतना टाइम देने को तैयार हो जाएंगे? देखिए ज़मीर हैदर साहब, इमरान खान साहब के पास पौने 4 साल 3.5 साल थे और उनके पास इकदामात और काम करने के लिए भी मौजूद थे। अब अगर इमरान खान साहब को इस हुकूमत को घर भेजना है या इसके खिलाफ कुछ करना है तो उन्हें असेंबली के अंदर आना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर अगर किसी हुकूमत को चेंज करने का कोई आईनी और कानूनी तरीका तो वो ये है कि आप असेंबली में आइए, अपना नंबर शो कीजिए, अदम एतमाद पेश कीजिए और हुकूमत को घर भेजिए, जिस तरह इस हुकूमत को हमने अपनी कोलिशन पार्टीज के साथ, यूनिटी के साथ, इत्तेफाक राय से घर भेजा। और वो इमरान खान साहब जो जिस दुआ करते थे कि तहरीक अदम एतमाद आए, जब आ गई तो मौसूफ असेंबली नहीं आए, मैदान छोड़ के भागना उनकी तारीख है। आप पढ़िए, देखिए, सुनिए, लिखिए, जो कुछ भी है, खंगालिए जरा इमरान खान साहब को। वो कोई इतना बड़ा वो 30 मार खां नहीं। अब वो बाहर खड़े हुए अगर ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट्स वो करते रहे 2014 से लेके 2018 तक। उनकी वो बातें भी सुनी, उनकी जितनी तान तशनी थी वो भी सुनी, उनके एहतजाज को बतौर गवर्नमेंट फैसिलिटेट किया, सिक्योरिटी दी, रूट्स दिए, जगह दी, और कहीं कोई अनसीन ऐसा हादसा, कोई ऐसी चीज नहीं होने दी गैर मुतवक्को। बहुत आराम से और बड़े अच्छे खुश असलूबी से उन्होंने सारे। चौधरी साहब, अब आपने अच्छा किया इस तरफ आ गए हैं, तो फिर इतनी परेशानी पैने क्यों, इस पर भी बात करेंगे। मुझे अभी कहा जा रहा है एक ब्रेक के बाद हम आपको सुनवाएंगे भी कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। शेख रशीद साहब ने भी आज एक वीडियो पैगाम दे दिया जब उनके घर के बाहर सरकारी गाड़ियां और यूनिफॉर्म के बगैर सादा कपड़ों में लोग उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंचे। और फिर राना सनाउल्लाह साहब का एम्बिशन या अज़ाइम क्या है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इत्तेहादी हुकूमत जो है उन्होंने फैसला कर लिया है कि मुश्किल मुआशी फैसले करेगी लेकिन इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो है वो कोई कतई तौर पर ऑप्शन नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने क्या गुफ्तगू की, उसके बाद शेख रशीद साहब के घर जब पहुंची, बकौल उनके कोई सरकारी गाड़ियां आई हैं उनको अरेस्ट करने, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की, ये ज़रा तीनों बातें सुन लें तो फिर मैं चाहूँगा कि पैनलिस्ट की तरफ चलें। आप एक ऐसी हुकूमत है जिसका मैंडेट नहीं है पाकिस्तान पे हुकूमत करने का। जब आपका मैंडेट नहीं है हुकूमत करने का, आप हुकूमत नहीं कर सकते, आप ये मुल्क नहीं चला सकते। आपने 40 दिनों में मुल्क का जो हशर किया है, अगले 40 दिन हम आपको नहीं दे सकते। लिहाजा आपको हुकूमत से अलहदा होना है। आप अपने जो बाकी PDM की जमातें हैं उनसे मशवरा करना चाहें, मशवरा करें। मार्च कोई नहीं रोक सकता, हर सूरत होगा। कोई इसमें तशद्दुद को शामिल करने की कोशिश ना करें। लाठी और गोली से ये मामला रुकने का नहीं है। आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू। मैंने ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, बुनियादी फैसले तमाम जमातों के सरबराह जो है वो मिल के करते हैं। अगर ये फैसला हुआ कि इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना, मैं इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा।
4 सरकारी गाड़ियां जो कि सरकारी नंबर प्लेट्स हैं और जिसमें सफ़ेद कपड़ों में पुलिस के लोग मौजूद हैं, वो मेरे घर के बाहर आई हुई हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह घबराने वाला नहीं हूँ और सारे पिंडी के लोगों को और सारे पाकिस्तान के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर मैं गिरफ्तार भी हो गया, जो कि इंशाअल्लाह नहीं होगा, और जो टाइम दिया है कि लाल हवेली से 2 बजे निकलेंगे, अगर अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हुआ, इंशाअल्लाह 25 तारीख को इमरान खान के लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी के साथ पहुंचूंगा। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने वार्निंग दे दी कि अगर इत्तेहादी लीडर्स फैसला कर लें तो मैं इनको घर से नहीं निकलने दूंगा, और शेख रशीद साहब के घर के बाहर आपने 4 गाड़ियां भी भिजवा दी जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अरेस्ट इंशाल्लाह नहीं हूँगा और मैं पहुँचूँगा। अगर ये, और फिर दूसरी जानिब कुछ रोज़ कबल पहले तक आप लोग भी मदद मांग रहे थे इत्तेहादी लीडरशिप के, जनाब मुश्किल फैसले लेने में हमारी मदद की जाए, वो क्यों मांग रहे थे अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम सब कुछ खुद मैनेज कर लेंगे? देखें, स्टार्टिंग विद शेख रशीद, ये वो साहब हैं जिन्होंने चंद ही रोज पहले कहा था कि जेल भरो तहरीक शुरू कर दो और मार दो, जला दो, जला दो, मार दो और ये कर दो, और खुद जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत करा ली थी। तो ये वो कैंगरू मैन है, एंग्री यंग मैन है, इनकी बातें होती हैं, ज्योतिषी हैं। इन्होंने तो वैसे कहा था हुकूमत में बैठे हुए आखिरी दिनों में कि मुझे अब एक एंकर की नौकरी ऑफर हो गई है, मैंने वो जॉब करनी है। मैं हैरान हूँ कि ये लाल हवेली में या कहीं आगे पीछे छुप के बैठ गए, एंड पे इन्होंने किसी DSNG पे चढ़ के सिगार जलाना है। लेकिन इनकी बातों को आप सीरियस ना लिया करें। ये गाड़ियां कहाँ से आई हैं? हो सकता है इन्होंने मिनिस्टर्स इनक्लेव में अपने हाउस बिल ना दी हो, क्योंकि ये कहते हैं ना मैं आम आदमी हूँ तो डिफॉल्टर हूँ, मुझे क्या मालूम किस वजह से आई है, आई भी आई है नहीं आई। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आपके पास मैंडेट नहीं है हुकूमत करने का। हाँ, मैंडेट उनके पास है जिन्होंने मांगे तांगे की हुकूमत और 40 आजाद शामिल करके उनके पास है। आइन और कानून के मुताबिक रात की अंधेरे में नहीं बल्कि सबके सामने असेंबली में वोट डले। और मैंडेट की डेफिनेशन क्या है? मैंडेट की डेफिनेशन है 172 का फिगर। Whoever has that figure under the constitution has the mandate till the time he doesn't have that. यही आईन है। फवाद चौधरी साहब अब और क्या कहें, और लाठी गोली की बात ये करते हैं। इन्होंने तो इस्लामाबाद से बंदे अगवा करवाए, इन्होंने तो ना जाने क्या क्या करवाया अपने हुकूमत में। So he should see what they stand for. बाकी इस वक्त मैं आपको जिम्मेवाराना खबर दे रहा हूँ, इनके सारे लीडर मफरूर हैं इस वक्त, और इनके सारे MNA कहते हैं अल्लाह का वास्ता है हमारे इस्तीफे ना कबूल करो और हमें किसी तरह कोई सेफ पैसे ही दो। और आप कहते हैं इलेक्शन करवाओ, ये सिर्फ NRO चाहते हैं, ये गोगी वाले पैसे, चंदे वाले पैसे, पता नहीं कौन कौन से पैसे। चलें चौधरी जाफर इकबाल साहब से पूछ लेते हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, गुज़िश्ता हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत में बिलावल साहब भी पहुंचे, धरना मतलब वो पूरा लेकर जुलूस लेकर पहुंचे, लॉन्ग मार्च उन्होंने किया महंगाई के खिलाफ। उससे पहले अगर आपको याद हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप सबने निकलना था लेकिन वो अकेले आए और फिर काफ़ी कुछ दिन यहाँ पे रुके भी। तो अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये अलाउ किया था तो आप भी अलाउ कर दें, परेशानी की बात क्या है? राना सनाउल्लाह साहब क्यों कह रहे हैं कि मैं इनको घर से ना निकलने दूं अगर डिसाइड कर लें? जमीर साहब, कतन कोई परेशान नहीं है और मोस्ट वेलकम। मैंने पहले तो कहा, फिर दोहरा देता हूँ, इमरान खान साहब, उनकी पार्टी या कोई भी सियासी जमात मुल्क के अंदर कहीं भी अपनी सियासी जो है वो जदोजहद के लिए कोई काम ऐसा करे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद साहब या कोई और अहबाब ये फरमाएंगे कि खूनी मार्च होगा, तो फिर खूनी मार्च तो नहीं होने देंगे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क के शहरियों की अमन की जिम्मेदारी करे। रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे, कैपिटल को ब्लॉक नहीं करने देंगे, किसी भी कौमी शहरा को ब्लॉक। जहाँ वो सफर करके चाहते हैं वहां वो जहां जहां से चलना है उनकी जिली इंतजामिया के साथ बैठें, रूट्स तय करें ताकि हम उन्हें बेहतर सहूलत दे सकें। लेकिन अगर वो चाहेंगे कोई ड्रामा करना, अगर वो चाहेंगे किसी भी इमलाक को या किसी ट्रांसपोर्ट को या किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, या जो तयशुदा जगह है जिस तरह सियालकोट में हुआ कि उन्हें इजाजत नहीं थी और उन्होंने वो ड्रामा किया, वो ड्रामा नहीं चलने दिया गया। जो तयशुदा जगह नहीं होगी, जहां इंतजामिया मुतफिक नहीं होगी, है
کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کی بھی جانوں کی حفاظت کی جائے. تو یہ ان کو کرنا پڑے گا. پہلے بھی ایسے ہی ہوا, جو جگہ جہاں جہاں ملی, جہاں حکومت نے اس وقت دی, تمام جماعتوں نے اسے فالو کیا اور اپنے جلسے جلوس کیے. عمران خان صاحب بھی یہ کرنا چاہیں, بہت خوب. جہاں تک یہ ہے کہ جی خونی مارچ ہوگا, خونی انقلاب آئے گا, تو پہلے عدالتوں سے ضمانتیں کروائیں اور پھر پتہ نہیں خون کی ضمانت بھی کسی سے کروائیں گے. اور ابھی اپیلیں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ ان کو روکیں گے تو وہ تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش تو کریں گے نا, اسی کو تشدد کہتے ہیں نا. ضمیر صاحب, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے, مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے, کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں ضلعی انتظامیہ سے یہ طے کریں گے کہ کون سے روٹ اور کون سی جگہ پہ احتجاج کرنا ہے. موسٹ ویلکم. اگر اس دائرہ کار سے باہر نکلیں گے تو پھر قانون قاعدہ بالکل امپلیمنٹ ہوگا. پھر جو ہے وہ جو قوت بھی ریاستی اداروں کی, جس میں پولیس ہے, جس میں رینجرز ہیں. صحیح. چوئی صاحب اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. مجھے ابھی بریک کے بعد میں آؤں گا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید تحریک لبیک کی طرح پاکستان کے بڑے شہروں کو چوک کرنے کا پلان ہے. تو وہ اگر اسلام آباد سارے لوگ نہیں بھی پہنچتے تو ہر شہر کو اسی طرح بند کر دیا جائے گا جس طرح انہوں نے کیا تھا, اور اس پر شاید مشاورت بھی کی جا رہی ہے. تو پھر پرابلمز تو بڑھیں گی. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حیدر زمان قریشی صاحب, یہ ساری صورتحال تو ہم نے ڈسکس کر لی, لیکن اگر یہ کوئی گارنٹی ہے کہ مشکل فیصلے آپ لے لیں اور اس کے بعد پھر 2023 تک یہ سسٹم چلے گا, اور اگر معاملات زیادہ خراب ہوتے گئے تو پھر کس طرح مینج کریں گے؟ اس کو ذرا الٹا ہو کے پڑھ لیں. اگر یہ فیصلے نہ لیے گئے تو کیا یہ ملک چل سکے گا؟ مطلب یہ کہہ دینا کہ کوئی کیئر ٹیکر آئے گا یا انٹرم کے فیصلے لے گا, تو اس صورت میں تو ہمارا بہت فائدہ ہے. I'll tell you how. Because ہم تو الیکشن کی سیاست کرتے ہیں. ہم الیکشن میں جائیں گے اور کہیں گے ہم 4 ہفتے رہے, 6 ہفتے رہے, سپوزڈلی. اول تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور یہ ایک ساری فضا بنائی جا رہی ہے کہ ایک کنٹینیوٹی, اسٹیبلٹی نہ ہو, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نومبر تک تو ویسے نہیں ہو سکتے, الیکشن کمیشن نہیں تیار, اور یہ حکومت اپنے فیگ اینڈ پہ نہیں ہے. اس گورنمنٹ کو, آپ کو تو اس کو 3 سے 6 مہینے تو ویسے ہی کوئی بھی حکومت ہے اس کو دینے چاہیے. میں آپ کو ایک چیز آپ کے پوائنٹ آف ویو پروگرام سے ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کے بڑے ناظرین بھی بالکل اس کو اسیس کریں گے. 2014 میں جب خان صاحب اسلام آباد کے لیے, یاد ہے نا, مارچ کے لیے نکلے تھے, یہی شیخ رشید صاحب اسپیشلی اسلام آباد سے آئے تھے طاہر القادری صاحب کے پاس کہ خدا کا واسطہ ہے اکیلے نہ نکلنا, ہم نے کٹھے جانا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ان کی حکومت نہیں تھی پنجاب میں, وہ اپوزیشن میں تھے, اور وہ اس کے باوجود وہ اس وقت کی پی ایل نواز کی حکومت کے خلاف نکلے. آج عمران خان کو کیا ایسی مجبوری ہے کہ وہ پشاور سے مارچ کر رہے ہیں, وہ لاہور سے نہیں کر رہے, اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں یہ پنجاب اور کے پی کے کا لانگ مارچ ہے. آزادی تو حکومت پورے ملک کو آزاد کرانا تھا, یعنی آدھے ملک سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. سر ان کا آئیڈیا بھی تو چل جانا چاہیے یقیناً, لیکن وہ بڑی ایک تعداد میں لانا چاہتے ہیں نا. چوئی صاحب, یور فائنل کومنٹ. چوئی جعفر اقبال صاحب. فائنل کومنٹ جی, عمران خان نیازی صاحب بھاگ گئے. پہلے کہا 20 کو تاریخ اناؤنس کروں گا ملتان جلسے میں, وہاں نہیں کی, پھر بیٹھ کے بعد میں کی, اور ابھی سننے میں آ رہا ہے, اور آپ نے بھی اس طرح کہا ذرائع, اور بالکل یہ بات درست ہے کہ وہ خود قیادت کہیں سے نہیں کریں گے, اور صبح تک شاید یہ کہہ دیں جی اپنے گھر دے باہر احتجاج کرے آ جائے. تو یہ ابھی شیخ رشید صاحب 2 گاڑیوں سے بھاگے ہیں. ہم نے تو بہت ساری گاڑیاں, کیا اگر وہ ایئرپورٹ کا منظر دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی پاکستان واپس آئے, اور کیا تھا, فوج تھی, رینجرز تھی, ایف آئی اے تھی, ریڈ الرٹ تھا پورے ملک کے اندر. لیکن گئے, ٹھیک ہے, جیلیں ہمارے لیے ہی ہیں, اپنے موقف پہ قائم ہیں. عمران خان صاحب, آپ نے احتجاج کرنا ہے, اسمبلی میں تشریف لائیے, آپ کی سیٹیں خالی ہیں, وہاں بیٹھ کر اپنے حلقے کی بھی نمائندگی کریں, اور بطور اپوزیشن اپنا کردار بھی ادا کریں, اور تھوڑا سا صبر کریں 2023 تک. 2023 تک مطلب ایڈمنٹ ہے کہ آپ 2023 سے پہلے جو ہے کچھ بھی ہو جائے یہ حکومت
2023 तक अपना मतलब जो आईनी मुद्दत है ये हुकूमतें पूरा करेंगी और इसके बाद जो भी होगा फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब। नाज़रीन, अभी इस वक्त हम बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से इस हुकूमत के हवाले से चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन एक FIRs कटना शुरू हो गई और हमारे दोस्त अरशद शरीफ साहब, जिनका मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 27 साल से ज़्यादा अरसे से मैं उनको जानता हूँ, और जो उन्होंने काम किया है और जितनी भी FIRs आ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रिडिकुलस बात है वो ये है कि जनाब वो इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। जिनको शायद ये मालूम नहीं है कि अरशद शरीफ जो हैं वो एक सेलिब्रेटेड सीनियर मोस्ट नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर के बेटे हैं और उनकी बहुत सारी जो हैं चीज़ें किसी को शायद नहीं मालूम। उन्होंने बहुत खिदमत की है पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की। इनके वाले साहब ने, इनके बड़े भाई आर्मी में मेजर थे, वो भी शहीद हुए, और मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ इस किस्म की मज़ाक़ा खेज़ FIRs आना एक बड़ा ही अजीब सी बात है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिर्ज़ा साहब ने जो फैसला दिया वो भी बड़ा अच्छा था कि कोई भी सहाफ़ी को गिरफ्तार ना करे जब तक प्रायर इंफॉर्मेशन ना दी जाए या इजाज़त ना ली जाए। तो ये समझ नहीं आ रही कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा बहुत बड़ा दिल दिखाया है और अगर उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होती रहीं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी आज़ादी राय पर कदगन नहीं लगाई और बहुत ही बड़े दिल से उन्होंने तनकीद भी सुनी और बल्कि तनकीद से ज़्यादा भी बातें सुनी। और अब जो ज़्यादातर FIRs हो रही हैं, जितने बड़े एंकर्स या सहाफ़ियों के ऊपर 3-4 हैं, जिनमें अरशद शरीफ के ऊपर तकरीबन 6 से ज़ायद FIRs हो गई हैं, वो सिंध के इलाकों में हो रही हैं। तो ये एक सवालिया निशान है जो मैं समझता हूँ। और मौजूदा हुकूमत की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मैं जानता हूँ कि वो भी इस चीज़ के हक़ में थी कि इज़हार राय पर कभी भी किसी किस्म की कदगन नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये जो इस वक्त सिलसिला चल पड़ा है इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये सवाए मज़हका खेज़ के कुछ नहीं है। और नोइंग अरशद शरीफ वो कभी भी सोच नहीं सकता कि किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात करे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।